हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि हम मध्यकालीन भारत का जो है टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अपने मध्यकालीन भारत यानी हिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण सेक्शन के इस कंप्लीट सीरीज में हम बहुत ही डीपली विस्तरित या हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो है इसका अध्ययन करेंगे। और कंप्लीट सीरीज के अंतर्गत दिल्ली के सभी 7 वंशों में से जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुटुबी वंश, शमसी वंश, अफरासियाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और इसके अलावा मुग़ल जो आए थे, इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य आदि के बारे में कंप्लीट और विस्तृत वर्णन करेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्लास बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होने वाला हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम है या फिर वो आपका कोई भी स्टेट से संबंधित एग्ज़ाम है। हालांकि कुछ हद तक ये यूपीएससी में भी कारागार है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, भारत में मुस्लिम आक्रमण या अरबी के आक्रमण के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ठीक है हम किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, अरबियों के बारे में। ठीक है, अरबियों के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर तुर्कियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में यदि मुस्लिम शासकों की बात की जाए तो भारत में 2 प्रकार के मुस्लिम शासक हुए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मुस्लिम शासक हुए हैं। या हम कह सकते हैं कि भारत में 2 प्रकार के मुस्लिम लोगों को देखा गया है। किस प्रकार के मुस्लिम हैं? सबसे पहले देसी मुस्लिम, ठीक है, दूसरे थे विदेशी मुस्लिम। अब आप कहेंगे कि ये देसी मुस्लिम और विदेशी मुस्लिम आखिर ये है क्या? तो अगर मैं देसी मुस्लिम की बात करूं तो देसी मुस्लिम शासक वे लोग हैं, यानी देसी मुस्लिम वे लोग हैं जो कि भारत में ही पैदा हुए थे या भारत में ही निवास करते थे, किंतु उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके जो है मुस्लिम धर्म अपना लिया था। क्या अपना लिया था? मुस्लिम धर्म अपना लिया था। और इन लोगों को खानजादा कहा जाता था। यानी ये क्या थे भैया? ये थे कन्वर्टेड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, विदेशी। तो भारत में विदेशी 3 प्रकार के विदेशी मुस्लिम शासक यहाँ पर जो है अपना शासन स्थापित किया। 3 प्रकार के जो है लोग थे, जिनमें आपने टाइटल में देखा होगा कि सबसे पहले कौन थे भैया? अरबी। कौन थे? अरबी। अब अरबी में जब अरबी यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या है, सिंध पर शासन किया। सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है यहाँ पर अटैक किया और यहाँ के एक शासक जिनका नाम था चच का दाहिर नाम था, जो कि एक ब्राह्मण था, ठीक है, उसे पराजित किया और पराजित करने के बाद यहाँ पर जो है शासन किया। ठीक है, इसके बाद अरबियों के बाद जो आए वे थे तुर्की। ठीक है, तुर्की ये जो थी मध्य एशिया की एक जाति थी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे शासक हुए हैं जिनके बारे में हम अभी देखेंगे। मध्य एशिया की इस जाति के अंदर यानी तुर्कियों के अंतर्गत भी 2 प्रकार की उपजातियां हमारे यहाँ देखने को मिलती है। एक चगताई तुर्क जिसमें मुगल आते हैं और दूसरे इलबरी। ठीक है, इलबरियों के बारे में हम बात करेंगे। इनमें जो है इल्तुतमिश जैसे लोग हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं भैया, ये जो तुर्की थे इनमें कौन कौन से शासक हमारे यहाँ पर हुए। तो सबसे पहले नाम जैसे आप देख सकते हैं महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के अलावा फिर मोहम्मद गौरी। इसके बाद दिल्ली के जो सुल्तान थे उनमें से 7 में से 6, यानी आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में 7 वंश हुए। 7 सुल्तान की जगह ये क्या है भैया? ये वंश है, दिल्ली के 7 वंश। ठीक है, दिल्ली के 7 वंशों में से जो 6 वंश थे वो क्या थे? वो आपके तुर्की थे। ये सभी 7 वंश क्या थे? तुर्की थे। यानी 7 वंश में कौन कौन से है? वैसे तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है कौन कौन से है। वैसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कुटुबी वंश, ठीक है, कुटुबी वंश, इसके बाद में आपका शमसी वंश, इसके बाद अफरासियाब वंश, ठीक है, जिन्हें संयुक्त रूप से गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपका खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश था। ठीक है, इनमें से ये 7 वंश थे, जिनमें से जो लोदी वंश था ये तुर्की नहीं थे, अपितु ये कौन थे भैया? अफगानी थे। ठीक है, तो ये लोग थे जो कि आपके तुर्की थे। इनके अलावा जितने भी मुगल शासक हुए सभी क्या हुए? तुर्की हुए। ठीक है, मुगल क्या थे? तुर्की थे। इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं भैया तीसरे प्रकार के शासक कौन से थे। हमने अरबी देख लिए, तुर्की देख लिए, और तीसरे जो थे वो थे भैया अफगानी शासक। अब जो ये अफगानी शासक थे इनमें कौन कौन से थे? इसमें लोदी वंश, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा शेर शाह सूरी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और जमान शाह, ये सभी क्या थे? ये सभी अफगान शासक थे। ठीक है भैया, यानी हमने देखा कि 3 प्रकार के मुस्लिम यहाँ पर आए, अरबी, तुर्की और अफगानी।
अब हम एक एक करके सबसे पहले अरबियों को पढ़ेंगे, फिर तुर्कियों को पढ़ेंगे और तुर्कियों के साथ साथ ही हम अफगानियों को भी समाप्त करेंगे। चलिए अब हम करते हैं अपने सिलेबस में एंटर। ठीक है, तो सबसे पहले अरबियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए अरबी कौन थे, सबसे पहला प्रश्न हुआ कि ये अरबी कौन थे। ठीक है, तो जो अरबी लोग थे ये खाड़ी देश जिसमें सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, सीरिया, ईरान, इराक आदि देश जो है अरब देश कहलाते हैं। इसमें बहुत सारे देश आते हैं जिन्हें अरब कहा जाता है। ये हम कह सकते हैं साधारण रूप से कि जो लोग अरबी भाषा बोलते थे वे क्या कहलाए, अरबी कहलाए। ठीक है, अब देखिए इस्लाम के उदय यानी 622 से पहले ये लोग क्या थे, ये लोग अरबी थे, लेकिन बाद में ये मुस्लिम कहलाए। ठीक है, क्योंकि बाद में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में हो गया था और उसके बाद ये क्या कहलाए, मुस्लिम कहलाए। चलिए अब बात करते हैं कि भैया इनका भारत आने का उद्देश्य क्या था, भारत आने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए ये जो हैं ये लोग सर्वप्रथम मालाबार तट पर आकर व्यापार करने लगे, यानी ये जो तट है, ठीक है, मान लो ये है भारत अपना, और यहाँ पर जो आकर ये है व्यापार करने लगे, इस तट पर आकर व्यापार करने लगे और धीरे धीरे यहाँ पर बसने लगे। इन्होंने यहाँ की जो महिलाएं थी उनसे शादी की और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उन्हें वायसिरा कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया भैया, वायसिरा कहा गया। अब होता क्या है, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो कि खलीफा, ठीक है, यानी मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए उन्हें खलीफा कहा गया। तो जो खलीफा थे जो कि बगदाद में शासित थे ये उमैया वंश के थे। ठीक है, किसके वंश के थे, उमैया वंश के थे। ठीक है, जिसमें उमर, उस्मान, वलीद, सुलेमान आदि लोग शामिल थे। अब क्या होता है, सन 636 में उमर ने एक सैनिक टुकड़ी भेजी, कहाँ पर, भारत में अटैक करने के लिए, भारत में आक्रमण करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजता है कौन, उमर। लेकिन क्या होता है, वो असफल रह जाती है। इसके बाद पुणे 647 में पुणे उस्मान ने एक सैनिक टुकड़ी भेजी सिंध की ओर और ये बिहार कर जो है वापस लौट गई। तो इनके सेना नायक ने कहा कि भारत की ओर यदि हम छोटी सैनिक टुकड़ी भेजते हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाती है, और यदि हम बड़ी सैनिक टुकड़ी भारत की ओर भेजते हैं तो वो रसद सामग्री और पानी की कमी के कारण जो है समाप्त हो जाती है। इसलिए बाद के कई खलीफा जो हुए उन्होंने इस चीज़ में रुचि लेना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, खलीफा बना सन 705 से लेकर 715 के बीच वलीद। वलीद ने क्या किया, वलीद ने इराक के गवर्नर अल हज्जाज से भारत पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति बुदेल और उबैदुल्ला को भारत की ओर भेजा, लेकिन ये भी जीत नहीं पाए। अब क्या होता है भैया, अब कुछ दिनों पश्चात एक छोटी सी श्रीलंका में घटना घटी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो अरबी लोग थे श्रीलंका में, जो अरबी लोग थे उनमें से जो पुरुष थे वो मोस्टली मारे गए, अधिकतर पुरुष मारे गए, और शेष जो बच्चे और जो महिलाएं बची तो उनको क्या किया, उनको श्रीलंका के शासक ने क्या किया, अरब भेजने के लिए जहाज रवाना कर दिया, जिसके साथ सिंध के निकट उपस्थित देवल बंदरगाह पर उन महिलाओं और बच्चों के साथ लूटपाट की गई समुद्री लुटेरों के द्वारा। अब ये घटना पता चली खलीफा को। जब खलीफा को ये बात पता चली तो खलीफा ने कहा कि अल हज्जाज तुम क्या करो, तुम इस चीज़ का मुआयना करो। तो अल हज्जाज ने दाहिर को कहा। अब आप कहेंगे कि भैया दाहिर कौन था, तो दाहिर उस समय भारत के इस क्षेत्र पर, ठीक है, सिंध वाले क्षेत्र पर जो है शासन करने वाला एक व्यक्ति था और इसी क्षेत्र में घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो जो अल हज्जाज था उसने किसे, दाहिर को कहा कि ये जो घटना है तेरे क्षेत्र में घटी है और इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। अतः आप एक तो हमें आश्वासन दो कि फ्यूचर में ऐसी घटना घटित नहीं होगी, और दूसरी बात हमें हर्जाना भी दो। परंतु दाहिर ने मना कर दिया। अब भाई उसकी इसमें क्या गलती है दाहिर की, चूँकि ये काम तो समुद्र लिटोरे ने किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए, फिर क्या होता है कि परिणाम स्वरूप अल हज्जाज क्या करता है, अपने एक सेनापति जिसका नाम था MBK यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए भेज देता है। मोहम्मद बिन कासिम ने चतुराई दिखाते हुए सन 711 में क्या किया, इसने जो है अपने साथ बहुत कम सेना ली जबकि धन बहुत अधिक मात्रा में उठाया, और यहाँ पर उसने देवल बंदरगाह को जीता। फिर इसने सिंध के एक शहर जिसका नाम था नीरून शहर को जीता, फिर सहवन को जीता और उसके बाद सीसम में आ गया। वहाँ पर इसका जाटों से ज़बरदस्त विद्रोह हुआ। फिर ये यहाँ से रावर गया जो कि सिंध नदी के पूर्व में स्थित था, जो कि दाहिर का क्षेत्र था, और यहाँ पर उसका सामना हुआ MBK से सन 712 ईस्वी में।
ठीक है, ये पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का दाहिर से कब सामना हुआ, या मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध क्षेत्र पर कब किया, तो कब किया भैया, तो 712 ईस्वी में। और इस युद्ध में दाहिर मारा गया। दाहिर की जो पत्नी थी उसने जोहर कर लिया, और मोहम्मद बिन कासिम ने एक व्यक्ति जिसका नाम था भैया इब्ने कासिम को क्या कर दिया, वहाँ पर शासन सौंप दिया। अब क्या होता है, अब इसमें दाहिर की 2 पुत्रियाँ और थी, एक का नाम सूर्य था, एक का नाम परमाल, दोनों बहुत चतुर थी। इन्हें क्या किया, इन्हें खलीफा के पास भेजा गया। दोनों जब खलीफा के पास गई तो इन्होंने खलीफा से कहा कि तुम्हें जो फूल भेजे गए हैं उनका रसपान पहले ही किया जा चुका है। अब ये सुनकर एमबीके यानी मोहम्मद बिन कासिम पर अत्यंत क्रोध आया खलीफा को, और खलीफा ने ऑर्डर दिया कि जो एमबीके है यानी जो मोहम्मद बिन कासिम है उसे चमड़े के थैले में सील कर लाया जाए। अब एमबीके को जैसे ही मार दिया गया और उसे चमड़े के थैले में सील कर लाया गया, वैसे ही सूर्य और परमाल दोनों ने क्या कर लिया, दोनों ने भी आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो ये कहानी थी अरबों की। ठीक है, अब बात करते हैं कि अरब यहाँ पर लेकर क्या क्या आए। ठीक है, उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। जैसे यदि हम बात करें कि सिंध के इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो इस पुस्तक का नाम है आपका, सिंध के इतिहास की जो जानकारी है वो चचनामा नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। इसके अलावा कश्मीर और गुजरात का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी और लेखा पद्धति नामक पुस्तक से प्राप्त होता है, यानी कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी से और गुजरात का जो इतिहास है वो लेखा पद्धति से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र का इतिहास है वो बखर नामक पुस्तक से प्राप्त होता है। अब बात आती है कि अरबी हमारे यहाँ लेकर क्या क्या आए थे। सबसे पहली बात, जो सूफीवाद से है, सूफीवाद से प्रथम परिचय जो है इसी रास्ते हुआ था। ठीक है, सूफी जो होते थे ये एक प्रकार के संत टाइप के लोग होते थे, और ये जो है शांति प्रिय लोग होते थे। इसके अलावा दूसरी बात अगर हम बात करें तो जलेबी, ये हमारे यहाँ पर जलेबी लेकर आए। इसके अलावा कुर्ता पाजामा लाए, खजूर और ऊँट पालन जैसे जो है चीज़ें इन्होंने भारत को प्रोवाइड किया। अब ये जितना भारत से प्रभावित हुए उससे कहीं ज़्यादा, जितना इन्होंने भारत को प्रभावित किया उससे कहीं ज़्यादा भारत से प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि अरब लोग भारत से बहुत सारी पुस्तकें ले गए थे जिनका उन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद किया, जैसे आर्यभट्टियम, खंड खाद्य जैसी पुस्तकें जो है ये लोग ले गए थे। ठीक है, इसके अलावा कई अन्य दार्शनिक पुस्तकें भी ले गए थे। अब बात करते हैं कि अंकमाला का ज्ञान इन्होंने भारत से ही लिया, इसलिए उसे वे हिंदसा कहते थे। क्या कहते थे भैया, जो अंकमाला है कहाँ से लिया, भारत से, और इसे क्या कहते थे, हिंसा। अब जो ये हिंसा थी इसे बाद में यह अरबों के माध्यम से ये ज्ञान यूरोप में पहुंचा, और उसका नाम जो है यूरोपियनों ने अरेबिका रखा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं भैया कि जो ये अरबी थे, ठीक है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। देखिए जो ये सिंध है, ठीक है, सिंध के आगे उनके विस्तार को रोकने वाले लोगों में नागभट्ट प्रथम, जो कि गुर्जर प्रत्यार वंश के राजा थे, जिसमें प्रत्यार शब्द का अर्थ होता है रक्षक और द्वारपाल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत में घुसने से पहले ही जो है उन्हें रोका। ठीक है, उनके अन्य आक्रमणों को रोका और उन्हें यहाँ से खदेड़ कर, ठीक है, दूर तक यानी ईरान इराक तक जो है भेज दिया, जिसमें एक नाम और बप्पा रावल का लिया जाता है, जिनके नाम से आज भी पाकिस्तान में रावलपिंडी नामक क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भैया ये था अरबों के बारे में, यानी भारत में आने वाले एक प्रकार के मुस्लिम जिन्हें अरब कहा गया, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो अगला सेशन शुरू होगा, ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तुर्कों के बारे में। तुर्कों में भी सबसे पहले हम देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में, और उसी समय के एक विद्वान जिसका नाम था अलबरूनी, उसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल के साथ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आपको इस क्लास में कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ समस्या आई है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताना, जिससे कि हम आगे आने वाली क्लासेस में सुधार कर सकें। धन्यवाद।